विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात गिड़गिड़ाते पाकिस्तान की करेंगे। सिंधु जल संधि के स्थगित होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पानी पानी चिल्ला रहा है। पानी न मिलने से पाकिस्तान की कमर टूट रही है, लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी कम नहीं हो रही। शहबाज और मुनीर अभी भी अपने लोगों को बरगलाने में लगे हैं। कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पानी के मुद्दे पर कभी नहीं झुकेगा, यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की पिटाई के बाद अपने दोस्तों से शरण मांग रहे शहबाज शरीफ को यह समझ नहीं आ रहा कि अब तो हमने तय कर लिया है, और जब भारत कुछ तय करता है तो उस फैसले को कोई बदल नहीं सकता। इधर पाकिस्तान के आका शहबाज और मुनीर भले ही खुद को कितना ही तीसमार खां समझे, लेकिन सच्चाई यही है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से फिसल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के अहम सुराब शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। इस खबर पर पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर, अकबरुद्दीन ओवैसी के जहरीले बोल की। बकरीद आने से पहले मुस्लिमों के रहनुमा बनने की होड़ शुरू हो गई और भड़कावे वाली राजनीति में आगे रहने वाले अकबरुद्दीन सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे धमकी देना शुरू कर दिया है। 15 मिनट की धमकी वाले ओवैसी अपने भाई से अलग रास्ते पर चल रहे हैं। जहां इस वक्त देश जाति धर्म से ऊपर उठकर एकजुट है, असदुद्दीन ओवैसी भी इसी पर जोर दे रहे हैं। वहीं छोटे ओवैसी बांटने और भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। क्या कहा है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, बताएंगे आपको। और आखिर में बात माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की, क्योंकि नफरती बयान मामले में अब अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है। हालांकि राहत के लिए अब्बास हाईकोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद यह सवाल उठता है कि क्या अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी। इस खबर पर भी अपडेट आपको देंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले बात पाकिस्तान की ही कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पानी को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात खराब हैं। नेता पानी पानी क्यों चिल्ला रहे हैं, कहां चिल्ला रहे हैं, सब कुछ बताने जा रहे हैं हम आपको। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty is deeply regrettable. ये पानी बंद हो जाएगा, 1 साल के अंदर आपको पता लगेगा, आप बूंद बूंद के लिए तरसोगे। धमकी मत दे भारत को, क्योंकि अभी तो हमने एक तमाचा मारा है, जब घूसा मारेंगे फिर उठेगा नहीं। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। पाकिस्तान में पानी को लेकर कोहराम मचा हुआ है। एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान की तरसने की नौबत आ गई। यही वजह है कि शहबाज शरीफ अब अपने दोस्तों से गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके सामने रो रहे हैं, पानी पानी चिल्ला रहे हैं कि कैसे भी भारत से बात करा दो, कैसे भी सिंधु जल संधि वापस शुरू करा दो और पानी सिंधु नदी का दिलवा दो। लेकिन कोई दोस्त मदद नहीं कर पा रहा, क्योंकि भारत ने तो फैसला ले लिया है। भारत अपने फैसले से डिगने वाला देश नहीं है। जो कहता है वो करता है, वो हमने करा भी है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि कैसे अपनी जनता को पानी दिलवाएं। इसको लेकर वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ आ नहीं रहा। मुनीर भी इसी राह पर। हुआ क्या है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि हम अब पानी नहीं देंगे। पानी और खून साथ साथ बह नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा था। लेकिन अब शहबाज शरीफ को लग रहा है कि इस बार तो बड़ी गलती हो गई, अब माफी इसकी मिलेगी नहीं। होगा क्या, शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, चलिए बताते हैं आपको फटाफट। दरअसल अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। तजाकिस्तान में पाकिस्तानी पीएम शहबाज गिड़गिड़ाए। सिंधु नदी का पानी रोकने की तुलना उन्होंने गाजा से कर दी। इजराइल और गाजा वाला जो युद्ध चल रहा है उस वाले गाजा से। गाजा में पानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और भारत भी पानी को रणनीतिक हथियार की तरह प्रयोग कर रहा है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। गिड़गिड़ाने के बाद शहबाज ने गीदड़ भपकी भी दे डाली। वही बात है कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। समझ नहीं आ रहा कि भारत ने अगर आगे कुछ सोच लिया तो क्या हश्र होगा।
पाकिस्तान भारत को लाल रेखा पार नहीं करने देगा, रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देगा। अरे हमने तो रेड लाइन क्रॉस कर भी दी, जो करना था कर भी दिया, जाओ जो करना है कर लो, भारत इसी हिसाब से चल रहा है। शहबाज शरीफ कैसे रो रहे हैं, कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं और अभी भी गीदड़ भपकी कैसे दे रहे हैं अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। सुनिए जरा। India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never, will not allow the red line to be crossed. और सिर्फ शहबाज शरीफ ये नहीं कह रहे हैं, उनके मुल्ला मुनीर नए नए फील्ड मार्शल वो भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा है कि भारत के एक्शन पर एक तरह से वो दुखी भी हैं और कह रहे हैं कि भारत ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, लेकिन अभी भी अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे, गीदड़ भपकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, निलंबित जो संधि है उसका जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए लक्ष्मण रेखा है वो, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, रेड लाइन बता रहे हैं। 24 करोड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है पानी और पाकिस्तान पानी के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगा। तो क्या करेंगे मुल्ला मुनीर, समझौता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, भारत का क्या बिगाड़ सकते हैं। इतना कुछ तो हमने बता दिया उनको, उनके सीने पर प्रहार करके। कर तो कुछ नहीं सकते, बस बातें कर सकते हैं और वही बातें वो कर रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं कर रहे हैं, और भी चेहरे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए जरा आपको बता देते हैं, बहुत सारे नेता हैं, लिस्ट लंबी है जो रो रहे हैं। शिबली फराज की बात कर लेते हैं, नेता विपक्ष हैं पाकिस्तान में, कह रहे हैं कि भारत का मकसद हमारा पानी रोकना है, भारत हर फ्रंट पर हमें घेर रहा है, घेर नहीं रहा साहब, पस्त कर दिया है भारत ने, परेशान है आप। मोइन वट्टू जल संसाधन मंत्री, इनकी तो और बड़ी परेशानी है, जल संसाधन मंत्री हैं, कह रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से ट्रीटी सस्पेंड की, वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना एक्ट ऑफ वॉर है। चलिए एक्ट ऑफ वॉर मान लीजिए, क्या करेंगे आप। सैयद अली जफर सांसद हैं पाकिस्तान के, ये कह रहे हैं कि इंडस बेसिन हमारी लाइफलाइन है। ये तो हमको पता है आपकी लाइफलाइन है, हमारे ऊपर वाटर बम पड़ा है, वाटर बम आपकी हरकतों के चलते पड़ा है। मोहम्मद हुमायूं सांसद हैं पाकिस्तान के, कह रहे हैं कि पड़ोसी ने हमारा पानी रोक दिया है, कोर्ट से पानी का हिसाब नहीं होगा तो किस चीज़ से होगा, आतंक से होगा क्या। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर इन्हें समझना चाहिए, क्योंकि अब वाटर बम तो फूट गया है, अब आपकी हरकतों का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब आप उसके लिए रोते रहें और देश जाते रहें, भारत वैसे भी किसी देश की सुनता नहीं, अपने हिसाब से चलता है। आप जाते रहिए, हो सकता है कोई और भीख के साथ थोड़ा पानी भी दे दे। रिपोर्ट देखिए। बूंद बूंद का मोहताज, भीख मांग रहे शहबाज। पानी के लिए पाक गिड़गिड़ाया, घुटनों पर आया। सिंधु संधि सस्पेंड होने से अटकी सांस, पानी पानी चिल्ला रहा पाक। भारत के वाटर बम से पाकिस्तान का दम निकल रहा है, पानी की मार से सड़क से लेकर संसद तक हाहाकार मचा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पानी रोका है, तो अब पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। अपनी सरहद में ही नहीं, दूसरे देशों में जा जाकर रो रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, दूसरे देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। साफ है कि अब पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। जो पहले आतंकियों के सहारे मासूम नागरिकों की हत्या करवाता था, जिसकी सेना भारत के खिलाफ साजिश रचती थी, अब उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया भर में दर दर की ठोकर खाने के बाद पानी पानी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिंधु जल संधि सस्पेंड करने का भारत का फैसला उनको कितना भारी पड़ रहा है। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपकी समस्या है, आप ना भी होते, अगर आप पंगा लेने की कोशिश करते तो हम यही करते जो हम इस समय कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस पानी की ज़रूरत है। और अब उस ट्रीटी को हमने रद्द कर दिया, वो पानी जाएगा जहां पर भारत को पानी की आवश्यकता है। गाजा की कोई कंपैरिजन नहीं है जो यहाँ पर हो रहा है। अब पानी नहीं मिलेगा। अब जो पानी हम बंद करने वाले हैं, और ये ज़रूर बंद होगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, आप लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मैं कहता हूँ नरेंद्र है तो निश्चित है। साफ है कि पाकिस्तान की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जैसे पाक पीएम शहबाज दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, वैसे ही इनके देश में इनके ही सांसद पानी के लिए बिलबिला रहे हैं।
पाकिस्तानी सांसद मान चुके हैं कि अगर शहबाज भारत के साथ पानी का मुद्दा नहीं सुलझा पाए तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि सिंधु बेसिन ही पाकिस्तान की लाइफलाइन है और इसी को भारत ने कट कर दिया है। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। जितने डैम्स हैं वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। हालांकि भारत की तरफ से ये तो है कि चाहे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ाए या फिर पाकिस्तान के नेता, पानी तो नहीं मिलेगा। खुद पीएम मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि भारत का पानी अब भारत के हक में बहेगा। जो पानी पहले बाहर चला जाता था वो भारत की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा। अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। भारत के इसी रुख से, इस साफ संदेश से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ी हुई हैं। दिन रात पानी पानी चिल्ला रहे हैं, गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं। कभी बातचीत करने की बात करते हैं तो कभी खुद को शांति का दूत बताते हैं। लेकिन यह साफ है कि इस बार पाकिस्तान की नापाक चाल काम नहीं आने वाली, क्योंकि भारत अब तय कर चुका है कि आतंकियों को पालने पोसने और मासूमों की हत्या की कीमत पाकिस्तान को चुकानी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पानी तो हम नहीं देने वाले, इस बीच हम पाकिस्तान को लगातार एक्सपोज भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन जिस काम पर गया था वो काम होने लगा है। कैसे हुआ है, कोलंबिया में कैसे तस्वीर बदली है, चलिए जानकारी फटाफट आपको देते हैं, आपको बताते हैं। हमने बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान को और एक देश को अपना बयान बदलने पर मजबूर भी किया। हुआ क्या, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ये बड़ी कूटनीतिक जीत है। समझिए, कोलंबिया में पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब हो गया। हमने रियल पिक्चर दिखाई है पाकिस्तान की। डेलीगेशन, ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया था, उसने कोलंबिया को बताया कि पाकिस्तान दरअसल कर क्या रहा है, कैसे आतंक को पाल पोस रहा है। कोलंबिया ने पहले पहलगाम घटना जो हुई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं संवेदना नहीं जाहिर की थी, बल्कि पाकिस्तान में जो हमने स्ट्राइक की थी उसको लेकर संवेदना जाहिर की थी। उसके बाद अब जब हमने सारी सच्चाई सबूतों के साथ बताई है तो कोलंबिया ने अपना आधिकारिक बयान वापस ले लिया है। कोलंबिया ने आतंकियों की मौत पर संवेदना जताई थी। अब वो समझ गए हैं कि वो आतंकी थे और हमारे आम नागरिक जिन्हें निशाना बनाया गया था। और ये जो सब कुछ हुआ है ये ऑल पार्टी डेलीगेशन की कोशिश से हुआ है। शशि थरूर वहां मौजूद थे, वो लीड कर रहे थे उस डेलीगेशन को, और उन्होंने सीधे सीधे उन्होंने कई बातें कही जो उन्होंने बता दिया कि एक तरह से भारत मजबूत है और सबूतों के साथ सारी सच्चाई उनके सामने रखी। ये कूटनीतिक जीत अपने आप में बड़ा मैसेज थी। लेकिन जरा अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो बहुत अहम हो जाती है। तस्वीर देखिए, शंग्रीला डायलॉग। शंग्रीला डायलॉग जो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तमाम देशों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं वहां। सीडीएस पहुंचे, सीडीएस को आप देख रहे हैं तस्वीर में, वो वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पर भी पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। शंग्रीला डायलॉग में सीडीएस ने कैसे एक्सपोज किया, देखिए हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। सीडीएस शंग्रीला डायलॉग में जब पहुंचे तो उन्होंने कैसे खरी खरी कही है पाकिस्तान को। चलिए जानकारी फटाफट आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। भारत के सीडीएस ने शंग्रीला डायलॉग में हिस्सा लिया और यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार, अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने पहली बार ये बयान दिया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को उन्होंने सीधे सीधे आईना दिखा दिया, तस्वीर साफ कर दी। सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि तालियां बजाने के लिए दो हाथ चाहिए होते हैं, यानी दोनों तरफ से चाहिए होती है कोशिश, और अगर बदले में सिर्फ शत्रुता मिले तो दूरी बनाए रखना ही सही है। हमने तो कोशिश की थी लेकिन हमारी कोशिशों का इन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ही वैसी है, इनकी प्रवृत्ति ही वैसी और ये सुधरते नहीं है। और अब देखिए वहां पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही, जरा ये तस्वीर देखिए। जैश के आतंकी ने खुद ही बताया कि कैसे हालत एकदम खस्ता हो गई, मलबा बन गया है। ये तस्वीर हमने आपने नहीं देखी, ये खुद दिखा रहे हैं
ये खुद दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। एक बार सुनिए क्या कह रहा है वो। यहाँ पर मिसाइल आकर लगा, खास उसी मरकजी मकाम पर जहाँ पर इंडिया ने अपने मिसाइल दागे थे। और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर बाद शहादतें होने के बाद हमारे मुजाहिद अल्लाह के सामने सर बसजदा हुए और एक हमें मौत से डराते हैं। वल्लाही हमें उस मौत से डराते हैं जिस मौत के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं, जिसको हम शहादत कहते हैं। अभी मैं आपको इमारत दिखाता हूँ। या तो देखा आपने, तबाही की गवाही खुद आतंकी दे रहे हैं। कैसे गवाही दे रहे हैं जरा आपको बताते हैं क्या कहा है। जैश के आतंकी पाकिस्तान में तबाही के सबूत अब दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों का जैश के आतंकियों ने वीडियो बनाया और वीडियो में भारतीय मिसाइल की ताकत का भी जिक्र सामने आ रहा है। मिसाइल से तबाही जो मची है वो चारों तरफ मलबे के तौर पर दिखाई दे रही है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब तो चल रहा है, जहां पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, हमने पानी रोक दिया है, बहुत सारी चीजें चल रही, लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज चल रही है। पाकिस्तान में खिलाफत की आग बहुत तेजी से चल रही है। देखिए पाकिस्तान के हथियार और कारें जब्त की गई हैं और ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, BLA ने किया है। जो पाकिस्तान में गृह युद्ध है वो स्थिति कितनी अब भीषण और भयंकर हो गई है कि पाकिस्तान के हाथ से एक पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं खिसकते दिखाई दे रहा है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान को ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि BLA ने सुराब शहर पर, ये सुराब शहर है जिस पर कब्जा का दावा BLA की तरफ से सामने आया है और ऐसे में पाकिस्तान के अगर हाथ से ये शहर निकल गया तो बहुत बड़ा झटका है। और देखिए सुराब शहर पर जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है तो जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए अगली तस्वीर देखिए, बैंक है ये और बैंक के बाहर बलोच लड़ाके तैनात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में सुराब शहर पर कब्जा हो गया। ऐसा लग रहा है क्योंकि वेपन्स हमने आपको दिखाए, पाकिस्तानी हथियार और कारें जो इन्होंने जब्त की हैं। कैसे पूरे शहर में सरगर्मी बढ़ गई है बलोच लड़ाकों की और बैंक पर भी कब्जा किया। तो ये बता रहा है कि अब कब्जा हो गया। और ये कब्जा आपको बताएं तब हुआ जब 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था। ये मुनीर साहब बाहर जाके यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस दौरान बलोच लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हुआ क्या आपको बताते हैं डिटेल में। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। BLA के प्रवक्ता ने बयान जारी करके पुष्टि की है। सुराब शहर के कई पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी, कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। BLA ने कई अधिकारियों को हिरासत में लिया। BLA ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने का भी दावा किया है। तो BLA कह रहा है कि अब सुराब शहर हमारा है और इसको लेकर उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट भी किया गया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि BLA कह रहा है कि अब हम बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने नहीं वाले। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये तस्वीर देखिए, ये BLA का पोस्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी, अटैक्स कैरीड आउट ऑन स्टेट इंस्टॉलेशंस। ये BLA कह रहा है, यानी हमने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब सुराब शहर हमारे हाथ में है और जो इनके इंस्टॉलेशंस थे उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया है। डिटेल में बताते हैं इस पूरे पोस्ट में इनकी तरफ से जो लेटर जारी किया गया है क्या लिखा है इसमें। कब्जे के बाद ये BLA का पोस्ट था, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सुराब शहर पर उन्होंने कब्जे का दावा किया है और कहा है कि ये अभियान 3 घंटे तक चला, जो मैं आपको बता रही थी कि 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था इनका। BLA ने राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया है, यानी एंट्री अब नहीं हो पाएगी पाकिस्तानी नेताओं की, पुलिस वालों की, किसी की भी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेवी स्टेशन, बैंक पर भी नियंत्रण कर लिया है, यानी पूरा नियंत्रण शहर का उनके हाथ में है। BLA कह रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख राजमार्गों पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिए हैं, यानी आवाजाही पर प्रतिबंध को और कड़ा किया है BLA ने, ये BLA बता रहा है। तो सुराब शहर अब पूरी तरह से हाथ में आ गया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर रुक करें। बलूचिस्तान के कई शहरों पर BLA ने कब्जे का दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए, पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं और डर के मारे चौकी छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो दावा किया है अब वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर देखिए जहां अब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिसकर्मी सब भागने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि BLA ने चारों तरफ कब्जा करके अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है और बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं, अब पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि उनके देश में ही पक्का इलाज हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल में समझिए, आपको बताते हैं।
ये नक्शा देख लीजिए पहले, इतना सा ये जो पाकिस्तान है ज़रा सा, इसमें भी 4-4 हिस्से होने को तैयार है। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं जहाँ आग लगी हुई है, सिंध में कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना, पंजाब को आप सब देते हैं, पंजाब वाले अलग थड़क पड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग बदले की आग चल रही। लेकिन जरा आपको समझाते हैं, बीएलए और पाकिस्तानी सेना अब आमने सामने है क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी तरह से दहशतगर्दी है। आज़ादी की मांग को लेकर विद्रोह हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीडी का लगातार अटैक चला। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहे हैं, पीओके की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने के लिए पीओके में विद्रोह चल रहा है और पीओके तो हमारा है, तो कभी ना कभी हमारे साथ आना ही है। तो अब ये 4 टुकड़े होना पक्का है, आप ये समझिए। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं अगली कड़ी। पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों के दम पर खूब एक तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत का बदला ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हवा निकल गई उस दावे की। कैसे निकली जरा बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के कबाड़ हथियारों की पोल खुली है। सबने देखा कि कैसे इनके PL-15 और इनके जो HQ-9 लड़ाके थे वो सारी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया, लेकिन सब ध्वस्त हो गए। इनमें से कुछ मिसाइल फुस हो गए थे, फटे ही नहीं थे। हथियारों में चीन की PL-15 मिसाइल भी शामिल थी। इसको बहुत एंडोर्स करता है चीन, बहुत कहता है कि हमारी ये मिसाइल ऐसी है वैसी है। अब कैसी है ये तो युद्ध में पता चल गया। भारत के खिलाफ PL-15 भी नाकाम दिखाई दी। हथियारों की पोल खुली तो चीन को यह हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें बेचना है ना, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल पूछे जाने पर चीन के पास अब कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछे जाने पर चीनी रक्षा मंत्रालय को जवाब ही नहीं सूझा। उनसे पूछा जा रहा है कि अरे आपकी मिसाइल फेल हो गई क्या, तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देने के बजाय वो डिप्लोमेटिक ज्ञान देने लगे, कहने लगे कि दोनों देशों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। चीन कह रहा है कि उन्होंने दोनों देशों से अपील की है। 20 दिन गुजरने के बाद भी चीन के पास अब तक कोई जवाब नहीं है कि HQ-9 कैसे फेल हुआ डिफेंस सिस्टम, इनका PL-15 कैसे फेल हुई, इनके JF-17 कहाँ गिरे। इन चीज़ों का जवाब उनके पास नहीं है और यही वजह कि इधर उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शांति की अपील की है। चीन और शांति की अपील कर रहा है। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान के 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है और वो पूरी तरह पिटी हैं, पूरी तरह फेलियर हुई हैं। पूरा विश्व उसको देखा है। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है, तो ये इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। पाकिस्तानी जासूस हसीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने जासूस हसीन को पुलिस रिमांड में भेजा है। पाकिस्तानी जासूस कासिम का भाई है अनीस उर्फ हसीन, और इसको लेकर भी जांच क्योंकि चल रही है, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है इस मामले में। अब 5 दिन की पुलिस रिमांड में से भेजा गया। इससे सच उगलवाया जाएगा किससे किससे कनेक्शन था, और नाम भी ऐसे में सामने आ सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि ये जो गद्दार देश के अंदर छुपे हैं, इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किए गए हैं और ऐसे में एक एक कर ये पकड़े जा रहे हैं और इनसे जुड़े लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। ये हालात हैं अभी जो हम आपको बता रहे हैं। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। और चलिए जरा अब आपको दिखाते हैं कि हमारी आगे की तैयारी कैसी है। जरा आगे की तैयारी की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, जम्मू में मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुरसिमरन हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं। वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं आप देखिए, मॉक ड्रिल हो रहा है लगातार। तस्वीरें गौरव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे तो एम्बुलेंसेस जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। इंजर्ड्स को एक तरफ जहाँ ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम्स जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गई। गौरव से कहूँगा आपको दिखाएँ, क्योंकि यहाँ पर जो है आग यहाँ पर लगी है, तो आग को बुझाना जो है वो भी उतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फायर इमरजेंसी सर्विस की जो टीम्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, देखिए कि समय रहते तकरीबन 300 सेकंड के समय में इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, वो जो है लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। पानी जो है वो डालकर इस आग को जो है वो बुझाया जा रहा है। हर एक जो एजेंसी है वो मिलकर काम कर रही है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो देखिए आप अतिरिक्त एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तस्वीरें आपको लगातार जो हैं गौरव यहाँ पर दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के लगातार आप देखेंगे कि एम्बुलेंस में जो इंजर्ड्स हैं उन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है। जो बाकी इंजर्ड हैं उन्हें यहाँ पर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो जिंदगियाँ हैं वो बचाई जा सकें। इस तरह से मॉक ड्रिल जो है यहाँ पर की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार गौरव आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगातार
लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे जो प्रोसेस है उसे किया जा रहा है। ये मॉक ड्रिल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सरहदी इलाका होने की वजह से यहाँ पर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से स्थानीय प्रशासन जो है वो काम कर रहा है, लगातार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, जो सिविल डिफेंस है वो यहाँ पर मौजूद है। हर एक एजेंसी जो है यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। गौरव से कहूँगा मैं, इस तरफ गौरव आए सर, इसे जो है स्ट्रीमलाइन किस तरह से किया गया है इस पूरे प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हमने देखा कि यहाँ पे एक जो ब्लास्ट क्रिएट किया गया, उस ब्लास्ट को देखते हुए पूरी जो टीम्स है उनको मंगाया गया है और उसी तरीके से सारे लोगों को बुला के इनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा रहा है। सर कितने मिनट में ये कोशिश थी कि जल्दी पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें? हमारी जो कोशिश थी कि हम इस प्रोसेस को कोई 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा करें, हमने पूरा वो कर भी दिया है। हमने देखा जितने भी आपकी कोऑर्डिनेशन कितनी रहती है, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, पुलिस हो या फिर स्वास्थ्य विभाग। कोऑर्डिनेशन का जो हमने रखा है, हमने जैसे कंट्रोल रूम को इस्टेब्लिश किया हुआ, कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करने के बाद जहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ है उस जगह से हमें इमीडिएटली हमारे कंट्रोल रूम्स जो हैं वो बने हुए हैं, उन्होंने हमें कॉल की, हमने इमीडिएटली जो है जो सिविल डिस्टर्बेंस था, SDRF था, पुलिस थी, एम्बुलेंस थी, सब लोगों को पहुंचाया और अपने स्पॉट पर। So you can see that how this whole area has now been secured by the firefighters as well as has been encircled by the Jammu and Kashmir police. So situation was तो गुरसिमरन अब तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे अगर आपात स्थिति आती है तो हमारी तैयारी बॉर्डर एरियाज में जो इलाके हैं वहाँ पर कैसी है, क्योंकि हम तैयार हैं हर लिहाज से। हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, लेकिन भारत अपनी तैयारी पूरी रख रहा है। ये तस्वीरें यही बता रही हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत आयोजित किया गया है अलग अलग शहरों में जो बॉर्डर एरियाज हैं, और वहाँ मुस्तैदी बता रही कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वी आर प्रिपेयर्ड। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब अगली खबर का रुख करें। अब बात करने वाले हैं छोटे ओवैसी की। आप आजकल असदुद्दीन ओवैसी की बात करते होंगे क्योंकि उन्हें एक अलग अंदाज में देखा जा रहा है। देश में एक भावना असल में अभी चल रही है, एक जन भावना बनी हुई कि जात पात धर्म से हम सब ऊपर चल रहे हैं और हम सब एकजुट हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी तस्वीर सामने आई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी बदल जाएं? वो बिल्कुल नहीं बदले। अपने बड़े भाई से कहें तो वो एकदम अलग रास्ते पर चल रहे हैं उनके छोटे भाई, और अब वो वक्फ पर, और बकरीद क्योंकि आने वाला है, ईद उल अजहा आने वाला है 6 या 7 तारीख को हो सकता है, तो उससे पहले वो बीफ को लेकर भड़काना शुरू कर चुके हैं और मुस्लिमों का ब्रेन वॉश करना वो शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का रहनुमा बनने का बड़ा शौक रहता है। वो शौक उनका शुरू हो गया है। क्या कहा है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, 15 मिनट वाले अकबरुद्दीन ओवैसी ने? चलिए जरा आपको बताते हैं, क्योंकि वो लग गए हैं भड़काने में, अपने काम पर वो लग गए हैं। जूनियर ओवैसी के भड़काऊ बोल फिर से सामने आए हैं। बकरीद से पहले बीफ पर वो घमासान मचाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के बिगड़े बोलों में उन्होंने क्या कहा है, नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर वो बोल रहे हैं। दाढ़ी और बीफ को लेकर लोगों को भड़का रहे हैं, उनके मन में जहर घोल रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे कह रहे हैं, अगर हमें बीफ के नाम पर नोचा गया तब भी हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो ये फिर से इनका काम शुरू हो गया। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पूरा देश इस वक्त एकजुट है, कोई नहीं सोच रहा, ये धर्म कोई सोच नहीं रहा, सब एक साथ है। लेकिन इनकी सियासत कैसे चलेगी, और इसके लिए ये शुरू हो गए। सुनिए जरा क्या कहा है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। इधर ये भड़का रहे, उधर अरशद मदनी समझा रहे हैं। कहा क्या है जान लीजिए। बकरीद को लेकर अरशद मदनी ने बड़ा संदेश दिया है। इस्लाम में कुर्बानी का कोई विकल्प नहीं है, मदनी ये कह रहे हैं कि ये एक धार्मिक कर्तव्य है जिसकी अदायगी पर मुसलमान को वाजिब है और मुसलमान एहतियात का रवैया अपनाए। देखिए ओवैसी तो कह रहे हैं, यहाँ अकबरुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि एहतियात का रवैया अपनाएं। सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें ना लगाएं, ये भी कह रहे हैं मदनी। कुर्बानी पर सरकारी दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाना जरूरी है। ईद उल अजहा के मौके पर साफ सफाई का ध्यान रखें। मदनी ये समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ ना करें जो माहौल को ख़राब करे, और अकबरुद्दीन इससे इतर भड़का रहे हैं क्योंकि इनका एक तरह से काम ही वही है। लेकिन अब टी राजा भी मैदान में आ गए। टी राजा वहाँ तेलंगाना में, हैदराबाद में इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार हिंदुत्व को लेकर बोलते रहते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, रेवंत रेड्डी को क्या याद दिलाए, चलिए बताते हैं आपको।
बकरीद से पहले टी राजा ने अपील की। तेलंगाना सरकार से उनकी तरफ से बड़ी अपील की गई है कि अवैध गौकशी पर लगाम लगे। कांग्रेस गौ रक्षकों पर झूठे केस लगा रही है। AIMIM के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। गाय का महत्व तेलंगाना के सीएम को पता है, ये कह रहे हैं टी राजा। गौ हत्या के पाप के भागी न बने, हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे, ये भी कह दिया है टी राजा ने। सुनिए जरा। गाय का महत्व मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी, आपको भी पता है, आप तेलंगाना के राजा हैं और तेलंगाना में अगर कोई पाप होता है ना तो सबसे बड़े पाप के भागीदार तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनता है। तो पाप के भागीदारी मत बनो। इसलिए 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो MIM के कॉर्पोरेटर MLA जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। और हमें किसके लेकिन कुर्बानी को लेकर क्या कहता है इस्लाम, ये भी जान लीजिए। क्या अब इसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया गया है? ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद त्याग है और कुर्बानी का अर्थ अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना है। ईद उल अजहा पर बुराई की कुर्बानी का दिन है ये, और इसी दिन लालच और घमंड की कुर्बानी दी जाती है। जिस जानवर की कुर्बानी दी जाती है उसकी साल भर सेवा जरूरी बताया जाता है। समय के साथ कुर्बानी की असली तासीर खत्म हो गई है। 2 दिन पहले बकरे को खरीद कर उसकी कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम में गाय की कुर्बानी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझिए कि कहीं गाय की कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं है। क्या कुर्बानी अब सोशल स्टेटस बन गई है? सवाल इसीलिए है क्योंकि अब भड़काने के लिए, लड़ाने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं जो शायद इस्लाम में लिखी भी नहीं है और दूसरे धर्म को गवारा नहीं होती, तो उसके बावजूद इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन बाकी देशों में क्या कानून है? चलिए, भारत में जब भी कोई बात होती है तो बड़ा क्वेश्चन रेज किया जाता है, लेकिन बाकी देशों में क्या कानून है इसको लेकर, चलिए वो भी जान लीजिए, जरा आपको बताते हैं। बकरीद को लेकर कई देशों में नियम बहुत सख्त हैं। पिछले साल मोरक्को में कुर्बानी पर बैन लग गया था। सूखे के चलते मोरक्को के सुल्तान ने कुर्बानी रोक दी थी। यूरोप के कई देशों में भी सख्त कानून लागू है। जानवरों को बेहोश करके कुर्बानी दी जाती है। अमेरिका में कुर्बानी को लेकर कड़े नियम है। यूएस में घरों में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है। ब्रिटेन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ भी घरों में कुर्बानी पूरी तरह से बैन है। बूचड़खानों में कुर्बानी के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती, ये और देशों के नियम है। लेकिन इन और देशों के नियम लोग भूल जाते हैं और बार बार पॉइंट करते हैं। अगर कोई वाजिब चीज भारत में कही जाए तो उसको पॉइंट किया जाता है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, VHP नेता, इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। आश्चर्य का विषय है, इस देश के तथाकथित पर्यावरण प्रेमी, कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है सांकेतिक दिवाली मनाइए, वो चुप क्यों है? उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? क्या इस बर्बर हिंसा के ऊपर उनका आह्वान करना बनता नहीं है? ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं। इनको पर्यावरण से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए? तो सुरेंद्र जैन भी पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी आयत है जो इजाजत देती है। और देखिए, जब हिंदुओं का त्यौहार होता है, होली होता है, तो हमसे कहा जाता है कि ग्रीन होली मनाइए। चलिए ठीक है, ग्रीन होली मनाई जाएगी। जब दीपावली होती है तो कहा जाता है पटाखे मत फोड़िए, पर्यावरण को फर्क पड़ता है, दिक्कत आती है। चलिए हम सांकेतिक दिवाली मनाएंगे, लेकिन कम से कम आप भी तो कुछ कर लीजिए, यही कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हमको बीफ के नाम पे लोचा गया, तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। बकरीद से पहले जूनियर ओवैसी तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय को भड़काने में जुट गए। इस्लाम धर्म के जिस त्योहार पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, उस त्योहार पर बीफ का जिक्र करके वो न सिर्फ मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, बल्कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करने के लिए उकसा भी रहे हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की जुबान पर दाढ़ी, बाप और बीफ वाली तकरीर उस वक्त में आई है जब भारत में लोग धर्म से ऊपर उठकर देश की बात कर रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया,
तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गोली लग रही है, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। बीफ के मुद्दे पर ओवैसी ने भड़काऊ तकरीर दी तो तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछते हुए गौ सेवकों पर अत्याचार और गौ हत्यारों के संरक्षण का आरोप लगाया। बकरी ईद फेस्टिवल तुम लोग कैसे मनाते हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बकरी ईद के दिन हमारी गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को, खेती में काम आने वाले ऐसे नंदियों को, बैलों को काटा जाता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं। टी राजा सिंह ने साफ शब्दों में तेलंगाना सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी के बाद से AIMIM की मनमानी बढ़ी है। गौ तस्कर कानून अपने हाथ में ले रहे हैं और अगर ऐसा होता रहा तो कसाईयों के खिलाफ सड़क पर आंदोलन होगा। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय, बछड़ा, बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे और जो MIM के कॉर्पोरेटर, MLA जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके। नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे और हमें किसके बाप से डर नहीं है। बेचने वालों के ऊपर भी FIR हो, ये मैं मेरे मुख्यमंत्री से और DGP से निवेदन करता हूँ। इस्लाम में बीफ की बलि का कोई जिक्र नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने साफ संदेश दिया है कि ईद अल अजहा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से बचें, साथ ही प्रशासन की तरफ से तय गाइडलाइंस को फॉलो करें। गुजरे सालों में हिंदू त्योहारों के खिलाफ कथित बुद्धिजीवी नए नए शिगुफे लेकर आते हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाते हुए VHP ने साफ कर दिया है कि बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोलने का वक्त आ गया है। संविधान और कानून में बेजुबानों के संरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में जरूरी है कि कुर्बानी के नाम पर खूनी परंपरा पर रोक लगे। कुछ बुद्धिजीवी, न्यायपालिका का एक वर्ग जो हमेशा हिंदू समाज को उपदेश देता है, सांकेतिक दिवाली मनाइए। पूरा देश ये समझ रहा है कि आपकी संवेदनशीलता तभी जागती है जब हिंदुओं का त्योहार होता है। ऐसा लगता है ये सब लोग हिंदू विरोधी इकोसिस्टम के हिस्से बने हैं। कुछ मुस्लिम नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। कुर्बानी हमारा धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है। यदि धार्मिक अधिकार है तो मैं पूछना चाहता हूं, कुरान में ऐसी कौन सी आयत है जो इनको आदेश देती है कि मासूम बकरों की, मासूम पशुओं की आप कुर्बानी दीजिए। हर साल बकरीद पर लाखों बेजुबानों की जान ले ली जाती है। बदलते वक्त के साथ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ लोग गौवंश की बलि देने लगे हैं। ऐसे में अब हिंदू संगठन इस मनमानी को रोकने के लिए लामबंद हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मनमानी शुरू हो जाती है जब ऐसे नेता भड़काते हैं तो लोग उनके भड़कावे में आ जाते हैं और काम वही शुरू हो जाता है जहां पर भेदभाव शुरू होता है, दो संप्रदायों में दिक्कत शुरू होती है। और ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जरा 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर देखिए, मुंबई और मालेगांव में तैयारी पहले से कर ली गई है क्योंकि कुर्बानी को लेकर कोई बवाल किसी को नहीं चाहिए और यही वजह है कि दोनों ही जगहों पर सोसाइटी में कुर्बानी का विरोध किया गया है। वहीं अवैध कत्लखानों का मामला मालेगांव से सामने आया। पहले मुंबई में क्या मामला है, डिटेल आपको बताते हैं। मुंबई में बकरीद के पहले बवाल हो रहा है। घाटकोपर इलाके की मैत्री सोसाइटी का यह मामला है जहां पर तनाव है। सोसाइटी में करीब 170 परिवार रहते हैं, जिनमें से करीब 40 परिवार मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हिंदू पक्ष पुलिस स्टेशन पहुंचा है और सोसाइटी का हिंदू पक्ष और पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। कह रहा है कि बकरीद के दिन सोसाइटी में बकरा ना कटे, ये सुनिश्चित कराया जाए। सोसाइटी में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है क्योंकि किसी के इमोशंस यहाँ दुखते हैं तो कहीं बाताबाती ना शुरू हो और धीरे धीरे झड़प बढ़ जाती है। कत्लखाने में क्यों नहीं बकरे की कुर्बानी दी जाती? हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आपको कुर्बानी दी है, बेशक दीजिए, लेकिन कत्लखाने में दीजिए, सोसाइटी के अंदर नहीं। सुनिए मैत्री सोसाइटी के हिंदू क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमने क्लियर मांग की है कि अगर बीएमसी ने डेजिग्नेटेड स्लॉटर स्पेस दी गई है तो उनको कोई दूसरी स्लॉटर स्पेस ना दिया जाए, और अगर सोसाइटी के लेटर हेड को इलीगली यूज करके ये सारी चीजें की जाएगी तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ेगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो गंदगी है ना, त्योहार मनाने के नाम पे जो अदर जो सिविल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो उनको इसका त्रास ना हो, मैं ये चाहती हूँ। एक टेम्पररी कत्लखाना जो बनाते हैं गार्डन में, उसमें बदबू बहुत आती है, लोगों
को त्रास होता है, वो एक्सक्रीशन करते हैं, वो घूमते हैं पूरे गार्डन में, जो कि दूसरे सोसाइटी मेंबर्स जो वहाँ रहते हैं, जो मेंटेनेंस पेयर्स हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ की बात है। उसके लिए बाकायदा एक स्पेस देती है बीएमसी, एक स्लॉटर हाउस देती है, उसमें का बकरा काटा जाए। बकरा ऐसा खुलेआम काटना बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। चलिए, मुंबई का हमने पूरा मैटर आपको बता दिया। मालेगांव में क्या है आपको बता देते हैं। मालेगांव में कुर्बानी को लेकर तनाव है। बकरीद के दिन सड़क पर कुर्बानी रोकने की मांग रखी गई है। अवैध कत्लखानों पर लगाम लगाने की भी मांग उठी है। सड़क पर कुर्बानी से भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू संगठन ये कह रहा है सड़क का खून नालियों से नदी और फिर डैम में पहुंचता है और वही पानी फिल्टर होकर पीने के लिए आता है। कानून का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की मांग इनकी तरफ से की गई है। सुनिए शिवयुग संगठन के संस्थापक क्या कह रहे हैं। मालेगांव एक ऐसा शहर है जहां पे कुर्बानी रास्तों पे दी जाती है, खुलेआम रोडों पे दी जाती है और उसका परिणाम ये होता है कि मालेगांव के जो रोड है, मालेगांव के जो पानी ले जाने वाली नालियां है, गटार है, इनमें खून बहता है। मालेगांव पूरा 3 दिनों तक खून से लथपथ रहता है, जबकि ऑफिशियल स्लॉटर हाउसेस है। ऑफिशियल स्लॉटर हाउसेस में जाके ये लोग ये सब चीजें कर सकते हैं, अपनी कुर्बानी ऑफिशियल स्लॉटर हाउसेस में कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा। इसके ऊपर सख्त से सख्त अमल बजावनी होने की अब जरूरत आ पड़ी है। तो ऑफिशियल स्लॉटर हाउस जाने की बात कही जा रही है। नितेश राणे भी इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अब अबू आजमी हिमायती बनकर उतर आए मैदान में। सुनिए क्या कह रहे हैं। राष्ट्र के जो नियम है उसके हिसाब से ही मनाना चाहिए। ये कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो इससे कोई भी बकरीद के नाम पे अगर किसी भी हमारे हिंदू समाज को तकलीफ देके कुछ भी अगर इधर कर रहा होगा तो हमारी हिंदुत्ववादी सरकार ये अपना तीसरी आंख खोलेगी। वहाँ मामला वहाँ घाटकोपर का एनओसी सोसाइटी के सब कुछ है, लेकिन प्रेशर कर दिया बीजेपी के लोगों ने। तो जो पिछले 10 सालों से परमिशन मिलता था, आज वो वार्ड ऑफिसर परमिशन नहीं दे रहा है, कह रहा है हमें प्रेशर है ऊपर से। ये देश प्रेशर से चलेगा या कानून से चलेगा? हम सब इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा हमें गुस्सा है। हमें ये देश में चलेगा नहीं। और बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। सीजीआई बीआर गवाई ने योगी की तारीफ की है। मेघवाल जी ने कहा योगी जी ताकतवर सीएम हैं। सीजीआई ये कह रहे हैं योगी जी ताकतवर तो है ही, ये कह रहे हैं जस्टिस बीआर गवाई। उनकी तरफ से तारीफ की गई है योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो शासन है उसको लेकर तारीफ हर ओर होती है। और यहाँ पर यही जिक्र कर रहे हैं बीआर गवाई, कह रहे हैं कि मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी ताकतवर हैं, और वो ताकतवर तो है ही क्योंकि ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर वो नजर आए। ये कह रहे हैं सीजीआई जस्टिस बीआर गवाई, ये कह रहे हैं। योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है ही। ताकतवर है योगी आदित्यनाथ, ये कहा है। वाकई उन्होंने कानून का खौफ कायम किया है उत्तर प्रदेश में। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की सुबह में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी।